हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बायो-सैवर्ट लॉ। ये बेसिकली लॉ जो है ये किसी कंडक्टर में या कोई करंट वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, उसमें सपोज एक स्टेडी करंट फ्लो हो रही है, तो उस स्टेडी करंट फ्लो होने के कारण उसके चारों ओर अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन या सिंपल वे में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस किया बायो एंड सैवर्ट ने अपने लॉ के द्वारा। तो इस शुरुआत करते हैं बायो सैवर्ट लॉ। तो हमारे पास एक सपोज एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो बेसिकली I is the current in conducting wire। तो इस वायर से कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू मेजर करनी है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ सबसे पहले इसमें हम स्मॉल सेक्शन कट करते हैं, दैट इज DL। सपोज दिस इज DL, दैट मीन्स ये वायर जो है ये स्मॉल से स्मॉल जो DL है इनसे मिलकर बना हुआ है। तो पहले हम एक यूनिट लेंथ के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो लेट DL very small section of conducting wire, this section conducting wire। तो then we can say I into DL वेक्टर के फॉर्म में, और DL की जो डायरेक्शन है वो I की डायरेक्शन लेते हैं। तो जो I into DL है दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट वेक्टर। दिस इज करंट एलिमेंट वेक्टर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? करंट एलिमेंट वेक्टर जो कंसेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो ड्यू टू एक चार्ज, पॉइंट चार्ज या लाइन चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन एक चार्ज सिस्टम के द्वारा क्रिएट होता है। तो वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो बेसिकली चार्ज प्लस उसकी वेलोसिटी Q इंटू V एक टर्म्स आया था आपका लॉरेंज फोर्स के केस में, जो वीडियो आपने देखी होगी। तो उस केस में दिस इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट। तो करंट इंटू कितने लेंथ में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो करंट इंटू दिस लेंथ इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट। तो इसी करंट एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम इस करंट एलिमेंट निकालेंगे। दिस इज DL। सपोज R is the displacement vector of point P with respect to DL। तो अब हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो DL की जो डायरेक्शन है बेसिकली ये I into DL आपके पास अभी करंट एलिमेंट आ गया। ये तो लेंथ है बेसिकली स्मॉल सेक्शन की, बट दिस इज वेक्टर ऑफ DL वेक्टर। R is the displacement vector of P with respect to current element। इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू DL। एंड थीटा एक एंगल और डिफाइन करते हैं, दिस इज एंगल थीटा। ये ओरिएंटेशन बताता है आपका DL वेक्टर और R वेक्टर का। तो दिस इज एंगल बिटवीन जो करंट एलिमेंट है एंड the displacement vector of P with respect to करंट एलिमेंट। तो ये थीटा है। तो ये कुछ पैरामीटर थे जो हमने इसमें सेटअप किए बायो-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो
अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड dB जनरेट हो रहा है, कि मैग्नेटिक इंडक्शन dB है, तो देन दिस dB अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ is proportional to the magnitude of this current element vector dl, also proportional to the sine of angle theta, जो उनका ओरिएंटेशन है, जो थीटा एंगल है dl और r वेक्टर के बीच में, उसका साइन थीटा, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ये डिस्टेंस है p पॉइंट की करंट एलिमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को हम कंक्लूड करेंगे, तो dV इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो जो इक्वेशन अभी हमें दिख रही है, ये इनइक्वालिटी इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड थ्रू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स कुछ फैक्टर इसमें और ऐड होना है। सपोज दिस इज k dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, देन हम कह सकते हैं dv इज इक्वल टू k इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये की फैक्टर है, इसका हम कंसेप्ट समझे। करंट जो हमारा पूरा सेटअप है, इसमें सारे पैरामीटर यदि सेम है, और इस पूरे सेटअप को हम डिफरेंट मीडियम के लिए चेक करेंगे। सपोज अभी ये वैक्यूम में है या एयर में है, इसको हम एक कंडक्टिंग मीडियम में, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, आइसोट्रोपिक मीडियम, एनिसोट्रोपिक मीडियम, किसी भी मीडियम में हम इसको चेक करें, तो यदि सारे पैरामीटर सेम है, उसके बावजूद भी dB की जो वैल्यूज है वो आपकी चेंज है। अदरवाइज dB जो है वो करंट एलिमेंट पर डिपेंड करेगी, थीटा पर डिपेंड करेगी और r स्क्वायर पर डिपेंड करेगी, बट ये अनदर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इन सेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो एक्सपेरिमेंटली दिस k इज डिफाइंड एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंड दिस फैक्टर डिफाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी मेजर रोल प्ले करेगा आपके dB का, और dB बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन है, जो H है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो आपकी कॉइल्स जनरेट कर रही है, I इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है और I करंट फ्लो रही है, तो ये जनरेट करेगी। लेकिन पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन, वो बेसिकली मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज म्यू नॉट, एंड व्हेन म्यू नॉट इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सपोज इस केस में हम वैक्यूम में कर रहे हैं, अदरवाइज कोई अनदर मीडियम हो तो हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, और इनका जो रेशो आता है दिस इज रिलेटिव परमेबिलिटी। ये मैग्नेटिक मैट्रिक्स में अभी डिस्कस कर चुके हैं, एंड म्यू इसकी वैल्यू दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। दिस इज पर एम्पियर मीटर, इसकी बेसिक वैल्यू है। यहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो देन इज आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वायर, जिसमें I करंट फ्लो हो रही है, और r डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं जिसका ओरिएंटेशन इस जो करंट स्मॉल एलिमेंट है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली केवल I dl जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इसके कारण है, और यदि हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन होगा, और जो इंटीग्रेशन है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम है उनको कंसीडर करके, तो वहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक जो इंटीग्रेशन है वो किस लिमिट से किस लिमिट होगा, वेरिएबल पैरामीटर्स क्या होंगे, जिसे हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो बेसिकली एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण r डिस्टेंस पर
इसका ओरिएंटेशन थीटा है विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट के, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एम्पलीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर दिया, तो इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, बेसिक इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये होगा, तो उस डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म के लिए वी नो दैट थीटा इज एंगल बिटवीन dl I, dl करंट एलिमेंट एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, इन दोनों के बीच का एंगल है। हम एक क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, सपोज हम dl I dl क्रॉस r को चेक करते हैं, तो ये बेसिकली I dl r साइन थीटा एक अनदर वेक्टर n, जैसा आप जानते हैं a क्रॉस b, a vector cross b vector, amplitude of a, magnitude of a, magnitude of b, and the sign of angle between this is a and this is b vector, इनके बीच का एंगल एक अनदर वेक्टर n है। और जो ये अनदर वेक्टर n है ये बेसिकली जो a और b जिस प्लेन में है, सपोज ये दोनों a और b वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, और सपोज ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये रॉड है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिस रॉड, तो सी जो वेक्टर होगा या आपका जो ये वेक्टर है नया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस चीज क्लियर होगी। दैट मींस दिस एन वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r, क्योंकि r और dl एक ही प्लेन में है, यदि वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो dl पे भी परपेंडिकुलर होगा और r पे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस इन दोनों जिस प्लेन को ये कंटेन कर रहे हैं, जो प्लेन इन दोनों कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इससे हम देख सकते हैं I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r इज इक्वल टू I dl साइन थीटा इनटू n कैप, एंड दिस इक्वल टू I dl क्रॉस r कैप इज इक्वल टू I dl साइन थीटा इनटू n कैप। बेसिकली r वेक्टर अपॉन r, क्योंकि आप जानते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन, तो इस r वेक्टर की जगह पर हम r इनटू r कैप यूज करें, तो r वेक्टर इज इक्वल टू देन r इनटू, तो देन r वेक्टर अपॉन r इज इक्वल टू दिस इज r कैप, तो r वेक्टर अपॉन r इक्वल टू r कैप, द डायरेक्शन ऑफ द p, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बेसिक डायरेक्शन है। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सपोज हम इसको 2 कह लेते हैं, तो इस इक्वेशन को हम अब उससे पुट अप कर सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब यहाँ पर डायरेक्शन ऐड होगी, तो इस केस में हम dv को एक वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इनटू dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर इनटू ए अनदर वेक्टर, ऑलरेडी अनदर वेक्टर, इन दोनों का जो वेक्टर आपका है दिस इज, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में है, तो इसमें जो dv की डायरेक्शन होगी वो dl और r दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इस केस में, बट परपेंडिकुलर बोर्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इनटू प्लेन इस परपेंडिकुलर के इनवर्ड डायरेक्शन में इसकी तरफ है, इससे बाहर की तरफ है, तो इसको चेक करने के लिए ये दोनों केस हो सकते हैं, क्रॉस बी एंड डॉट केस बी की, मैं सारे केस लेके चल रहा हूँ। सपोज इस क्रॉस को हम जनरली शो करते हैं, कोई वेक्टर जो है टुवर्ड्स टू दिस बोर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर है, आपके प्लेन ऑफ पेपर के होगा, तो उस परपेंडिकुलर को जो टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ बोर्ड है, उसको हम जनरली इस क्रॉस से शो करते हैं, और जो
टुवर्ड्स है और जो अवे फ्रॉम है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उसको हम डॉट से शो करते हैं। तो ये बेसिकली एक साइन है, इसको हम एरो से समझा सकते हैं कि जब भी हम एरो बनाते हैं, एरो को जनरली हम एक और पीछे से इसका फैदर का कुछ बना होता है। तो यदि हम इस एरो के जो बैक साइड है, इन साइड, यदि हम इसको इस सामने से देखें तो बेसिकली हमको क्रॉस जैसे दिखेगा। और यदि इस एरो को हम, यदि एरो हमारी साइड को आ रही है तो इसका जो टिप है वो हमें एक डॉट जैसा दिखेगा, और एरो हमसे दूर जा रही है तो हमें बेसिकली एक क्रॉस दिखेगा। तो जब एरो हमसे दूर जा रही है दैट मीन्स टुवर्ड्स द प्लेन, तो बेसिकली हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो जब भी हम इस सर्किल के अंदर क्रॉस शो करते हैं तो ये बेसिकली क्रॉस शो करता है कि दिस इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर दिस प्लेन एंड टुवर्ड्स दिस द डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो है बट द डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन। एंड जब डॉट साइन दिखाते हैं तो दैट मीन्स दिस इज ए वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज आउटवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन। दिस इज क्लियर। तो इस केस में ये टुवर्ड्स द प्लेन होगा या आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो डिफाइन करेगा कि जो दो वेक्टर है ये कैसे ऑपरेट होते हैं। तो इसको समझने के लिए यदि हम ए क्रॉस बी को समझें, और आप जानते हैं ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो बेसिकली दोनों स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर वैल्यूज है और स्केलर वैल्यूज आप इक्वल है। वैसे भी हम यदि इसको कंसिडर ऐसे डिफाइन करें तो दिस इज बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी टू ए एंड ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए और टू बी, दोनों सेम वैल्यूज है। बट इस केस में ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट मीन्स ए क्रॉस बी को हम यदि फिजिकली इंटरप्रेट करें तो ए क्रॉस बी दैट मीन्स ए अप्रोच टू बी, नॉट go to B but approach to B। तो A approach to B दैट मीन्स जो मोशन होगा वो क्लॉकवाइज मोशन होगा, और जब हम B क्रॉस A कहते हैं दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। तो B approach to B, B approach to A दैट मीन्स B A की तरफ जा रहा है पर गया नहीं, तो बेसिकली इस केस में एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो जो रिजल्टेंट है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे आपके पास सिंपल कैप होती है बोतल की, तो जब बोतल की कैप को आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो टाइट होती है, दैट मीन्स जो कैप है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जब कैप को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो कैप ओपन होती है, दैट मीन्स डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। और सेम हम इस सेंस में देखें, ब्लैक बोर्ड को डिफरेंस मानिए, तो जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। दैट विल डिफाइन करता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो इस केस में ए आपका डीएल है और बी आपका आर है, तो दैट मीन्स डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर जनरली एक क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाता है बेसिकली। तो बी डीएल क्रॉस आर, तो इस केस में जो क्लॉकवाइज होगा तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द प्लेन, इस प्लेन के टुवर्ड्स होगा, इस बोल्ट के टुवर्ड्स होगा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर तो है लेकिन टुवर्ड्स द प्लेन। ठीक है, इस टाइम पर हम इसको इससे सोच करेंगे क्योंकि इस प्रॉब्लम डीएल क्रॉस आर है, नॉट आर क्रॉस डीएल, डीएल क्रॉस आर है, इसलिए इस साइन से जो परपेंडिकुलर, क्योंकि आर और डीएल और आर वेक्टर के बी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो हमने इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसको समझने के लिए थंब रूल भी है कि आपके पास लॉन्ग वायर है, तो यदि हम थंब रूल यूज करें तो इसको हम रैप करें तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो जो फिंगर की डायरेक्शन बेसिकली
ये हमें फिंगर की डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। अब राइट साइड मेरी लेफ्ट साइड में आप देखें, मेरे राइट साइड में, इस साइड मेरा राइट है, तो राइट साइड में ये फिंगर आपकी जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगी और लेफ्ट साइड में ये बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये लेफ्ट साइड है बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें इसी वायर का, तो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि इस केस में डीएल क्रॉस आर जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस कोई पॉइंट पी इस पोजीशन में है और इधर को मूव करना है, तो इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अवे फ्रॉम दिस आउटवर्ड डायरेक्शन हमें मिलेगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये था आपका बायोट-सावर्ट लॉ, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पर ड्यू टू ए कंडक्टिंग वायर में आई करंट गिव उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हम उसकी समझ चुके हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आज का टॉपिक बायोट-सावर्ट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे।